Ladies and gentlemen, today I present to you the most hated personality in crypto community from the last 24 hours. जो क्रिप्टो मार्केट ने क्रैश अभी किया है या मज़ीद आइंदा क्रैश हो सकती है, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो आपके साथ सलाम लेना भूल गया। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो अपडेट्स हैं, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट कल क्रैश किया है और अभी मार्केट में ऐसा तासुर है कि मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश कर सकती है। कौन सी ऐसी वजूहात हैं, उनको आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लास्ट में जाके कुछ रैंडम थाट्स हैं मेरे, जो लोग लाइक नहीं करते हैं, वो क्रिप्टो की अपडेट्स के बाद वहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, बजाय इसके कि मुझे बुरा भला कहें। जो मेरे साथ मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं मुझे, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, गैरी गैंसलर ने, कल मैंने आपको अपडेट किया था, क्रैकन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन क्या अनाउंसमेंट की, और फाइनली क्रैकन जो क्रिप्टो एक्सचेंज है अमेरिका की, उन्होंने गैरी गैंसलर जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उनके साथ एग्रीमेंट किया है। $30 मिलियन उन्होंने फ़ाइन पे करना है SEC को, और साथ उन्होंने जो स्टेकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, आपको अक्सर कहीं पे आपको अर्न का पेज नज़र आएगा, कहीं पे स्टेकिंग का नज़र आएगा, कहीं पे APR, यील्ड, इस तरह की जो ऑप्शन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब SEC जो है वो एक्टिव हो गया है। अभी ये क्रैकन तक महदूद हैं। जो ऐसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो अमेरिकन को ये स्टेकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, फ़ाइन चलेंगे, और शायद मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे क्रैश करे मज़ीद। अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़ा सा कंसर्न था कि कहीं ये जो अभी क्रैकन के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन चली है, ये कहीं जो इथीरियम की स्टेकिंग है उसके खिलाफ भी एक कदम ना हो। लेकिन अभी गैरी गैंसलर की ये मैंने वीडियो देखी है, कुछ 3.5 मिनट की वीडियो है। अगर मुझे आप इजाज़त दें, इस सारी वीडियो में गैरी गैंसलर जो कि इनके इदारे का हेड है, इसमें जो सीधा बात है वो मैं आपको सिर्फ सुनाना चाहता हूँ कि ये क्यों इसने क्रैकन को क्यों किया। क्योंकि आपको वन साइडेड वर्जन अगर आप क्रिप्टो सोशल मीडिया पे देखें तो आपको गैरी गैंसलर जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, इस वक्त विलन बनता, जनरली आपको विलन नज़र आएंगे। लेकिन इनकी ज़रा स्टेटमेंट सुने। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में जो एक ये है ना कि मार्केट अब दोबारा शायद कहीं तो कल मैं एक बंदे की ओपिनियन देख रहा था कि वो कह रहा था BTC जाएगा 6000 के करीब, और जो इथीरियम है वो शायद $400-500 से भी नीचे जाएगा। तो इसकी इतना ज़्यादा पैसिमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुसूसन मेरी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है वो ये देखें ज़रा। गैरी गैंसलर की एक छोटी सी स्टेटमेंट है जिससे सारा आइंदा आने वाला जो लाइहा अमल है उससे आपको वाज़ेह हो सकता है। गैरी गैंसलर का जो मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, वो कहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ले रहा है, सिर्फ उन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट ले रहा है जो कि स्टेकिंग एज अ सर्विस प्रोग्राम ऑफर करवा रहे हैं। यानी बराह रास्त स्टेकिंग करने में कोई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को इशू नहीं है। गैरी गैंसलर का ये जो 3-3.5 मिनट का क्लिप है, ये मैंने सुना है। इसको सुनने के बाद मुझे ये समझ आई है कि गैरी गैंसलर को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में कुछ ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग बेस हैं, जहाँ पे वो अपने टोकन होल्डर्स को कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे टोकन स्टेक करें, हमारे नेटवर्क को सपोर्ट करें, बदले में हम आपको टोकन देंगे। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, गैरी गैंसलर को इससे कोई इशू नहीं है, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को इससे कोई इशू नहीं है। इशू है तो ऐसी वो तमाम सर्विसेज जो कि स्टेकिंग एज अ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यानी वो अपने इन्वेस्टर्स को ये कहती हैं कि टोकन हमें दें, हम आपके टोकन्स के साथ क्या करेंगे वो आपको हमने नहीं बताना, लेकिन हम आपको एक सर्टेन अमाउंट एज अ रिवॉर्ड देंगे। उसके ये खिलाफ हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो एक्शन करंटली लिया गया है क्रैकन के खिलाफ, और मज़ीद आइंदा भी अगर होंगे, तो इसी तरह के जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनांस एटसेट्रा, इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन होगा। ये ओवरऑल जो स्टेकिंग इंडस्ट्री है उसके खिलाफ नहीं होगा। ये मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और अगर मैं सही हूँ तो मार्केट आपको ज़्यादा क्रैश करती हुई नज़र नहीं आएगी। अब मैं मज़ीद आपके साथ अपडेट करूँगा। मैं BTC और इथीरियम के चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा उसका जायज़ा लेता हूँ। लेकिन अब एक और दूसरी खबर जो कि मार्केट को मोस्ट लाइकली प्रेशर डाल सकती है, पैनिक क्रिएट कर सकती है। अफवाहें हैं कि फेडरेशन और OCC भी इनका कोई डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी बॉडी है कोई, उनके हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो जानबूझ के क्रिप्टो इंडस्ट्री को, जो बैंकिंग सेक्टर है, उन दोनों को सेपरेट करना चाह रहे हैं। यानी क्रिप्टो पे बराह रास्त वो बैन लगाने की बजाय जो रवायती बैंक्स हैं
उनको थोड़ा ख़बरदार कर रहे हैं कि भाई आपने क्रिप्टो जितने भी सेक्टर्स हैं उनको आपने बैंकिंग सर्विसेज नहीं देनी। दूसरे लफ्ज़ों में ये इनडायरेक्ट बैन है। जैसे हमारे मुल्क में आजकल बराह रास्त कहा जाता है कि मार्शल्लाह बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन हाइब्रिड रजीम के ज़रिए चल रहा है, जिसकी बुनियाद जो है खान साहब ने खुद डाली और उसी के नीचे, बल्कि लास्ट में जाके इसको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले आते हैं BTC के चार्ट की तरफ। BTC ने कल जो ये वाली प्राइस थी 22,500 की रेंज, इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद BTC की प्राइस अब हो रही है नीचे ट्रेड। अगर तो मज़ीद इसी तरह पैनिक रहता है तो BTC की नेक्स्ट टारगेट जिस पे आपने नज़र रखनी है और सारी मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है, अगर वो सस्टेन नहीं होती है तो मार्केट अच्छा खासा क्रैश करेगी। BTC तो जो करेगा सो करेगा। BTC ने तो अपनी 15,000 समथिंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख ली है। नीचे यहाँ पे देख रहे हैं आप, पिछले कई दिनों से इस सपोर्ट के पास बार बार प्राइस जो है वो बार बार बाउंस होती रही है। BTC ने तो अपनी सपोर्ट देख ली है, लेकिन आल्ट कोइंस अच्छा खासा दोबारा डंप हो सकती हैं। और नेक्स्ट जो प्राइस है मेरी नज़र में, जिसको BTC की प्राइस को सस्टेन करना चाहिए एट एनी कास्ट, वो है 20,300 से 500 की प्राइस। अगर ये वाली रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, मार्केट फिर दोबारा नीचे जा सकती है। एक चीज़, अगर लिक्विडिटी देखें इस वक्त मार्केट में, तो यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है। अगर तो मार्केट में कोई अपडेट नहीं होती तो दिल करे कोई पता नहीं आइंदा चंद दिन तक मार्केट इसी जगह पे रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल आपको लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही। अब नीचे वाली प्राइसेस पे आपको लिक्विडिटी, यहाँ पे ये ब्लू जो कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सारे बाय ऑर्डर्स हैं, ये जो येलो नज़र आ रहा है ये सारे सेल ऑर्डर्स हैं। जैसे ही ये देखें ज़रा, जैसे ही ये 20,500 की प्राइस ब्रेक होती है, 20,300 की प्राइस ब्रेक होती है, उसके बाद सेल ऑर्डर बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहा लिक्विडिटी के, सारे यहाँ पे बाय ऑर्डर्स हैं। यानी यहाँ पे बार बार लोगों ने अपने बाय ऑर्डर्स लगाए हैं, किसी ने इधर लगाया, किसी ने इधर लगाया, फिर नीचे जाके आपको सेल ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं 17,000 समथिंग के पास। ठीक है, ये BTC की सूरत हाल थी। अब चूँकि ये स्टेकिंग के हवाले से कंसर्न था, तो अगला जो क्रिप्टो करेंसी है इस हवाले से जो कंसर्न बन सकता है वो है इथीरियम। और इथीरियम ने भी अपनी इस सपोर्ट को इस वक्त दोबारा चेक किया है, टेस्ट किया, और यहाँ से इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर इथीरियम की प्राइस भी इसको होल्ड नहीं कर पाती है तो इथीरियम की प्राइस जो है वो दोबारा $1,350 की रेंज में जा सकती है। मैं इसको ज़रा लेफ्ट साइड पे कर लूँ तो ये सारी सूरत हाल थी। और भी मार्केट की 2-4 अपडेट्स हैं। लोकल बिटकॉइन ने अपनी सर्विस जो है वो बंद कर दी है। लोकल बिटकॉइन सर्विस मुझे आज भी याद है, आज से कोई शायद 5 साल या 6 साल पहले, अगर मैं एग्जैक्टली सही कोट कर रहा हूँ अपने उस टाइम को, लोकल बिटकॉइन पे मैं भी ट्रेडिंग करता था। लोकल बिटकॉइन सबसे पहले जो P2P सर्विस है जहाँ पे हम एक दूसरे को डॉलर्स वगैरह देते हैं, लोकल बिटकॉइन की ये सर्विस सबसे पहले इन्होंने आगाज़ किया था। क्रिप्टो मार्केट 10 साल इनकी सर्विस रही है, अभी अपनी सर्विस को बंद करने जा रहे हैं। उसकी वजूहात, एक तो क्रिप्टो मार्केट विंटर एक वजह है, दूसरी वजह आपको पता है आजकल जितने सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हैं वो सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एक तो पॉपुलर भी हो रहे हैं, वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए भी लोगों को क्रिप्टो बाय और सेल की ऑप्शन दे रहे हैं। और दूसरा P2P सर्विस जो है अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आ गई है, तो लोकल बिटकॉइन का जो है अब फ़िलहाल वहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 5-6 साल पहले मुझे याद है जब मैंने भी लोकल बिटकॉइन को यूज़ करना शुरू किया था, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे थे। सियालकोट से एक बंदा था, वो शायद मेरी वीडियोस वगैरह भी वॉच करते हैं, वो जनाब लोकल बिटकॉइन के बहुत अच्छा ट्रेडर था और अच्छे खासे उसने पैसे कमाए थे इधर से। तो बहरहाल ये क्रिप्टो विंटर की वजह से एक और सर्विस बंद हो गई है। और एक और मार्केट में जो अपडेट थी, उमामी फाइनेंस चंद दिन पहले इस हवाले से मैंने आपके साथ, मुझे याद नहीं मैंने शेयर किया है या नहीं, ये भी वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट में समझा जाता था। बड़ी इसकी हाइप थी क्योंकि ये भी एक रियल यील्ड प्रोवाइडिंग सर्विस था। GMX जो परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ ये इसका इंगेज था। इसका काम था कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो कैपिटल है उसको क्रिप्टो में लेके आना। इन्होंने एक वॉल्ट क्रिएट किया था जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो सरमायाकारी होती थी उस वॉल्ट पे उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। अभी इनकी अगर प्राइस देखें उमामी कोइन के टोकन की, तो वो एकदम यहाँ से तकरीबन कल इनके आपस में कोई इंटरनल इश्यूज़ हुए हैं और $23 से प्राइस जो है नीचे कोई $3-4 के प्राइस पे डंप हुई है। डंप की हुई है कि इनके जो CEO हैं उन्होंने सारे टोकन जो है वो डंप किए हैं। इनका कोई आपस में इशू चल रहा था इंटरनल टीम ने रिज़ाइन कर दिया और CEO जो हेड है, जो फाउंडर है इस प्रोजेक्ट का, उसने पैनिक में आके, और तो किसी ने करना नहीं था करना, उसने जनाब तकरीबन
जितने उनके पास टोकन पड़े हुए थे, उमामी टोकन, ये उसका वॉलेट है। ये देखें इस वक्त वॉलेट का बैलेंस जो है तकरीबन $3 के करीब रह गया, जो $12 के करीब रह गया। और ये देखें उमामी टोकन यहाँ पे डिपॉजिट कर करके अपने ही टोकन को इसने डंप कर दिया। अब जो उमामी टोकन के होल्डर्स हैं उनके लिए आगे क्या वे फॉरवर्ड है? मेरी असेसमेंट के मुताबिक तो उमामी इस टोकन की दोबारा रिकवरी के चांसेस बहुत महदूद हैं। एक तो आपको पता है रेगुलेटरी थोड़ा प्रेशर भी है, अगर मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश करती है तो। दूसरा ज़ाहिरी बात है हेड नहीं है, टीम ने रिज़ाइन कर दिया है। जिस सारी टीम ने रिज़ाइन किया है उनके पास टोकन्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद इसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, मुझे तो नहीं लगता अब ये दोबारा रिकवरी के कोई इतने चांसेस हों। अगर रिकवरी के चांसेस होंगे भी तो क्या ये दोबारा जो है दोबारा उतना इसको हाइप मिलेगी या नहीं? इट ऑल डिपेंड ऑन द गैस। आपका गैस अगर सही हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो आपको अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप स्टक हो सकते हैं। तो आपको ये अच्छी सी प्राइस दे कि अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो मार्केट से इससे आउट हो जाएं। और मार्केट में बहुत सी ऑप्शंस हैं आपके पास। लास्ट में जी क्रिप्टो के हवाले से अपडेट करके फिर हम अपने रैंडम थॉट आपके साथ शेयर करूंगा। जस्टिन सन जो है एक नई हाइप के मुतल्लिक उसने भी अनाउंसमेंट किया कि वो भी इसमें एंट्री ले रहा है। AI ट्रांसफार्मिंग, अब जस्टिन के जो अपने ब्लॉकचेन्स हैं उसके फाउंडेशन के जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इस हवाले से मेरा ख्याल है उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग भी अरेंज कर ली है कि मैं 100 मिलियन के साथ अपने जो ट्राउन के जो फाउंडेशन के जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके साथ इंगेज करूंगा। अगर ये ऐसा ही होता है, अगर तो ये मार्केट स्टंट नहीं है जस्टिन सन साहब का, क्योंकि जस्टिन सन साहब आपको पता है कोई भी मार्केट में एक हाइप क्रिएट होती है तो उससे मुतल्लिक कहते हैं जी हम भी आने लगे। ये ट्रेंड सेटर नहीं है, ट्रेंड फॉलोअर हैं। जैसे आपको याद है टेरा लूना का स्टेबल कोइन, एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन जब पॉपुलर हुआ तो इन्होंने अनाउंसमेंट की जी हमने भी अपना स्टेबल कोइन लॉन्च करना है। इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद इस वक्त सूरत हाल उसकी आप खुद ही देख लें स्टेबल कोइन की कि कोलेटरल 200% से भी ज़्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है $1 पैज नहीं है। तो इसी तरह के अब नया AI एक ट्रेंड बन रहा है, तो उसमें इन्होंने ट्वीट किया अगर तो ये मार्केट स्टैंड नहीं है तो जो TRX टोकन है, BTT टोकन है, जितने ट्राउन के टोकन हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। आइंदा आने वाले वक्तों में उसकी प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। मेरे से किसी ने सवाल किया कि मुकद्दस भाई इस सारी सूरत हाल में क्या हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट US डॉलर में अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं? देखिए मैं आपको एक हिस्ट्री रिपीट करवाता हूँ, फैसला आपने खुद करना है। आपको याद होगा जब हमने एटमी धमाके किए थे उसके बाद दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी। उस वक्त जिस पाकिस्तानी के डॉलर के अकाउंट में यानी डॉलर अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, हुकूमत पाकिस्तान ने वो सारे फ्रीज़ कर दिए थे, वो सारे यूज़ कर लिए थे। उस वक्त वो आज से 20-22 साल पुराना 1998 का या 1999 अगर मैं गलत नहीं हूँ डेट के वाले से, उस वक्त के हादसे के बाद जितने बड़े बड़े सूझबूझ रखने वाले नॉलेज वाले लोग हैं वो तो अब पाकिस्तानी बैंक अकाउंट ओपन करते ही नहीं US डॉलर। और क्यों नहीं करते उसकी वजह अभी ये इसहाक डार साहब की ओपिनियन आई थी चंद दिन पहले, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व हैं उन रिज़र्व में जिन पाकिस्तानियों के डॉलर की सूरत में पैसे पड़े हुए हैं प्राइवेट बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में, वो सारे पैसे भी हुकूमत पाकिस्तान के हैं, यानी वो अवाम के नहीं हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने सिग्नल दिया कि आपके जो पैसे हैं वो जब ज़रूरत पड़ेगी हम वो आपके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें शहरी होने के नाते इसमें मेरा एक जहन में माइंड आता है कि रियासत और फ़र्द का जो ताल्लुक़ है इसके बारे में मुझे भी अभी लर्न करने की बहुत ज़रूरत है। बल्कि मैं कोशिश करूँगा वकार साहब के जो वकील हैं उनके साथ कांटेक्ट करूँ और अगले चंद दिनों में आप दोस्तों के लिए एक पॉडकास्ट बाकायदा करूँ कि फ़र्द और रियासत के जो मफादात हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है और इनके मफादात में जब टकराव आ जाए तो एक फ़र्द को कैसे करना चाहिए। क्योंकि मैं एक फ़र्द हूँ, मेरे साथ एक मेरा ख़ानदान है, मेरे माँ बाप हो सकते हैं, मेरे बहरहाल माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं फ़र्द की बात कर रहा हूँ, उसके माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, उसका पूरा कुंबा हो सकता है। तो जब कभी रियासत और उसको चलाने वाले, रियासत की बात नहीं कर रहा, रियासत को चलाने वाले हुक्मरान जब कभी इस तरह क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो फ़र्द को क्या करना चाहिए? देखिए अमूमी अंडरस्टैंडिंग इसमें यह है कि रियासत फ़र्द को तहफ़्फ़ुज़ देती है, फ़र्द की सेहत की ज़िम्मेदारी लेती है, फ़र्द की तालीम का अरेंजमेंट या दीगर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं एक इंसान की उसकी ज़िम्मेदारी लेती है। फ़र्द बदले में जो कुछ भी करता है उसका एक मखसूस जो हिस्सा है उसके सरमाए का टैक्स की सूरत में वो रियासत को देता है। अब ये सारे जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है,
बाजवा साहब के हवाले से भी कल एक इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब का कल से सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, जिसमें अगर तो मालूमात सही हैं, जिसमें बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान जो है उसके वो इस मुल्क के लिए ख़तरा था, पीटीआई इस मुल्क के लिए ख़तरा था। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर सोशल मीडिया रिपोर्ट सही हैं तो उन्होंने ये चीज़ मानी है कि ये जो रजीम चेंज का जो नैरेटिव खान साहब ने चलाया था उसमें जान है। और खान साहब का ये जो मुद्दा था कि अमेरिका ने धमकी दी है, क्योंकि खान साहब वैसा नहीं कर रहे थे जैसा अमेरिका कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने किया। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो सारा बयानिया था जिसको हमारे इदारों के सरबराहान ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि ये गलत है, अब ये तो इंटरव्यू अगर ये सही है फैक्चुअली तो इसका मतलब ये है कि खान सही कह रहा था। अब यहाँ पे सवाल बनते हैं कि हमारे इदारे, हमारे जो हुकूमत है, हम एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं जहाँ पे अवाम की मंशा के मुताबिक हुक्मरान वो होना चाहिए जिसको अवाम वोट कास्ट करते हैं। या तो आप लिटरली या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें ताकि हमें पता है कि भाई जिस हुक्मरान ने जो भी करना है वो किसी को जवाबदेह नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि अगर ये अभी आपको स्क्रीन पे तो नज़र आ रही है ना पीडीएम, अब जो पीडीएम कर रही है उसका ज़ाहिरी बात है अवाम अपने वोट के ज़रिए रिस्पॉन्स करेगी। अगर पीडीएम की जगह बराह रास्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को चला रही होती, यानी मुल्क में ये नाम की जो डेमोक्रेसी अगर ये भी ना होती तो आप खुद इमेजिन करें क्या होता, अवाम किससे हिसाब मांगती। तो इस वजह से बजाय इसके कि इदारे की तरफ नज़रें उठे, तो मेरा ख्याल है ये जो अच्छा इसको स्पेस कैसे दिया, क्यों इदारे इस सतह पे पहुँचे, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसकी बुनियाद भी खान साहब ने खुद डाली है। अगर आप खान साहब के दौरे हुकूमत जो 2.5 साल 3 साल उनका दौर रहा है उसमें देखें, खुद वो वन पेज के चक्करों में रहे और वन पेज में इतना ज़्यादा उनको मजबूत कर दिया। जो काम पॉलिटिकल फ़ैसले खान साहब को खुद करने चाहिए थे वो जब उन्होंने किसी और इदारे के ज़रिए करवाने शुरू कर दिए तो उस इदारे ने अगर वो बात सही है, अमेरिका का थ्रेट आया तो उस इदारे ने ये समझा कि यार अवाम जाए भाड़ में, अवाम का लीडर है और इस वक्त वो गैर मकबूल भी है। खान साहब आखिरी दिनों में गैर मकबूल थे, तो उन्होंने ये समझा कि हमारे मुल्क की बका ये है कि हम अमेरिका, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, इन कंट्रियों से पंगा लेने की बजाय हम इस बंदे को फारग कराएं। और यही बदले में जो वो लोग लेके आए वो ये नहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि उसका खान का जो मुतबादल लेके आए उन्हीं को तो रिजेक्ट करके लोगों ने खान कोई सियासतदान थोड़ा है, खान तो एक्चुअली आउटपुट है इन करप्ट ज़्यादा जो सियासी एलीट है इससे। खान के ऊपर आप रंग बिरंगी बातें कर सकते हैं, खान कोई सियासतदान नहीं है। खान तो एक तरह का उन लोगों का लीडर है जो इस पुरानी रवायती सियासत, बोसीदा सियासत से परेशान थे और वो को मुतबादल चाहते थे। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर मुल्क की आवाम की सोचती, गो कि उन्होंने सही सोचा होगा, आई डोंट नो, मैं इस हवाले से नहीं कुछ भी कहना चाहता, उनकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया वो आवाम ने पसंद नहीं किया। उससे क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे हमारे इन इस्टेब्लिशमेंट के अदारों के हवाले से जिस तरह की कैंपेन चलाई जा रही है, पाकिस्तानी होने के नाते हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है। जितना हमारी इस अदारे के साथ मोहब्बत प्यार थी उसमें अच्छा खासा असर पड़ रहा है सोशल मीडिया कैंपेनिंग की वजह से। बहरहाल लास्ट में सिर्फ मैं आपके साथ ये कहना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फ़र्द और रियासत के हवाले से जो रिलेशनशिप है इसके हवाले से एक पॉडकास्ट करके ख़ुद भी अपने आप को थोड़ा अवेयर करूँ कि इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लर्न कर सकते हैं। और दूसरा मैं लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी में से कोई ऐसा फ़र्द जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है कि इंसान की जो फिज़िकली इंसान डेड हो जाता है लेकिन कुछ अरसे बाद, वो कुछ सेकंड भी हो सकते हैं, कुछ मिनट्स भी हो सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसकी बॉडी में जान डाल दी जाती है। इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। इस हवाले से मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मैं देख रहा हूँ, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है, मैंने 2 बार देखी है, अभी भी मेरा उस डॉक्यूमेंट्री को देखने को दिल करता है। इतनी इन्फॉर्मेटिव है कि एक एक वर्ड पूरे फूड फॉर थाट, दिल करता है कि उसी पे बैठ के बंदा सोचता रहे यार ये क्या चीज़ है। उस एक डॉक्यूमेंट्री ने मेरा जितना मेरी सोच थी उस सोच को यकसर बदल के रख दिया है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, इस हवाले से मैं चाहता हूं कि मैं मज़ीद वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूं ताकि जो चीज़ें मैं लर्न कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप में से किसी ने या आपके किसी रिश्तेदार में से किसी ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है कि फ़ौत होने के बाद किसी भी वजह से, हादसे की वजह से, किसी बीमारी की वजह से वो उसके बाद फिर दोबारा ज़िंदा हो गए हैं, अगर वो अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहें, मेरी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहें, तो इस वीडियो की
नीचे आपको मेरा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं अरेंजमेंट करके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना के आपके साथ शेयर करूँ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।